बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कि क्रोमोसोम्स किन चीज़ों से मिलके बना है और क्रोमोसोम्स चूँकि एक पैकिंग में होता है, वो पैकिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में तीन चीज़ें होती है। डीएनए 40%, प्रोटीन 60% और आरएनए की भी सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। लेकिन यहाँ एक बात आप लोगों ने अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, जो कंपोजिशन है यानी जो क्रोमोसोम की बॉडी है वो तो बनी होती है डीएनए और प्रोटीन से। अगर आप इनको ऐड करें तो ये 100% हो जाते हैं। आरएनए को बाज़ दफ़ा हम उसकी कंपोजिशन के अंदर क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो डीएनए मौजूद है क्रोमोसोम के अंदर उससे आरएनए ने बनना है। यानी जो हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो इस वजह से आरएनए भी डीएनए के साथ अटैच होता है शुरू में, फिर बाद में सेपरेट होकर वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो इस वजह से जिस वक्त हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हम आरएनए को भी इंक्लूड करते हैं कि आरएनए ड्यू टू सिंथेसिस के आरएनए ने चूँकि डीएनए से बनना है, तो जब तक वो डीएनए से बन रहा हो तो उस वक्त तक तो वो डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। जब उसकी कॉपी मुकम्मल हो जाती है वो फिर माइग्रेट करके किस में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद डीएनए की अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो डीएनए एक लॉन्ग और डबल स्ट्रैंडेड फाइबर है और ये क्रोमोसोम में अलोंग द लेंथ अरेंज होते हैं अनब्रोकन। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ऐसे नहीं है कि डीएनए छोटे छोटे डीएनए इसमें मौजूद होंगे, नहीं, बल्कि एक ही डीएनए होता है, वो इधर से स्टार्ट होता है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग के ज़रिए से ये इसमें अरेंज होता है। तो इसको हम कहते हैं कि अरेंज थ्रू द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम अनब्रोकन, कि दरमियान से ये टूटता नहीं है बल्कि एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड तक चला जाता है। अब डीएनए के जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अब एक डीएनए के अंदर जो ख़ास तौर पे यहाँ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखेंगे कि ह्यूमन क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम जो है उसमें तकरीबन 14 करोड़ 140 मिलियन, या इसको दूसरे केस में हम लिखें 1.5 इंटू 10⁻⁸। तो ये दोनों शक्लों के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं एक डीएनए के, सिर्फ एक डीएनए की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, डीएनए हमें पता है कि इसने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। अब एक डीएनए के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसको थ्योरेटिकली अगर हम देखना चाहें तो यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। जैसे हम कहते हैं डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को एक वर्ड कंसिडर कर लें और 500 वर्ड्स को मिला के बुक का एक पेज बनाएं और 1000 पेजेस को मिला के एक बुक बनाएं, तो हमें एक डीएनए, एक क्रोमोसोम के डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तकरीबन 280 बुक्स चाहिए। जैसे आपकी बायो की बुक है उसमें तकरीबन 350 प्लस पेज हैं और एक पेज पे 500 वर्ड्स नहीं है। यानी आप ये समझ लें कि अगर बायो जैसी जो सेकेंड ईयर की बायो है उस जैसी चार बुक्स इकट्ठी हों तब जाके इस तरह की एक बुक बनती है। तो एक डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कम से कम 280 बुक्स चाहिए, सिर्फ एक डीएनए की। अब कितने सारे डीएनए मौजूद हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं, फिर हर एक की इंफॉर्मेशन लगाएं तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक सेल के क्रोमोसोम में स्टोर होती है। तो ये तो जस्ट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोग याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखेंगे। ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें समझने वाली तो इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। नेचर मॉर्वल्स, कुदरत अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा मोजज़ा कि डीएनए एक सेल के अंदर, बल्कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। यहाँ लिखा गया कि अगर हम एक क्रोमोसोम के एक डीएनए को एक लाइन के अंदर ओपन, क्योंकि डीएनए एक धागे की तरह है, एक स्ट्रैंड है, उसको एक लाइन के अंदर हम ओपन करें तो इसकी जो लेंथ बनती है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर बनती है। और एक यूकैरियोटिक सेल्स जिसको हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, यानी आप ये समझ लें कि 5 सेंटीमीटर तकरीबन इतना बनेगा जितना मैंने ये लाइन लगाई है। और एक यूकैरियोटिक सेल, ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल ऐसे जो हमें नज़र भी नहीं आते, अगर उस सेल को हम माइक्रोस्कोप से देखें
तो न्यूक्लियस उसके एक छोटे से पोर्शन के अंदर मौजूद है सेल के। यानी आप ये समझ लें कि ये सेल है, सेल का एक छोटा सा पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है। और इस न्यूक्लियस में भी सिर्फ डीएनए नहीं है, बल्कि इस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है अगर ह्यूमंस की बात करें। इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर भी हैं, न्यूक्लियोलस भी है, आप कह सकते हैं बाकी दूसरे जो जेनेटिक मटेरियल वो भी मौजूद है यहाँ। तो अब इस न्यूक्लियस के एक छोटे से पोर्शन में इस 5 सेंटीमीटर डीएनए ने पैक होना है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसको आप एक छोटी सी डब्बी में पैक करना चाहें। यह इन शॉर्ट आप जैसे कहावत है कि समंदर को कूजे में बंद करना, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने वाकई ही एक बहुत बड़े समंदर को एक छोटे से कूजे, ये छोटी सी डब्बी के अंदर बंद किया हुआ है, ठीक है। और आप ये समझ लें कि ये वाला जो डीएनए है, इसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ हो, अगर आपने उसको छोटी चीज़ में डालना हो तो उसकी फोल्डिंग या क्वाइलिंग हम करते हैं। तो आप ये समझ लें कि ये जो इतना बड़ा डीएनए है, जिसने न्यूक्लियस में नहीं बल्कि एक न्यूक्लियस के छोटे से हिस्से के अंदर पैक होना है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फोल्डिंग करनी पड़ेगी या क्वाइलिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको रीड करें, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द सिंगल क्रोमोसोम इज लेड डाउन इनटू स्ट्रेट लाइन, यानी उसको स्ट्रेट लाइन में हम रखें तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फिटिंग ऑफ ए सच लॉन्ग डीएनए, कि इतने बड़े डीएनए को फिट करना ओनली 1 क्रोमोसोम, 46 में से ये एक क्रोमोसोम का डीएनए की हम बात कर रहे हैं, इनटू स्मॉल स्पेस इज ए नेचर मॉर्वल, ये अल्लाह की कुदरत ही है। यानी एक हाथी को आपने माचिस की डब्बी में बंद करना है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा फोल्डिंग करनी पड़ी। अगर मैं सोचूं कि यार मैं ये काम कर सकूँ तो इम्पॉसिबल, दुनिया का कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम कहें कि अल्लाह की ज़ात कर सकती है तो हाँ कर सकती है। तो यही आप समझ लें कि इतने बड़े इस चीज़ को एक छोटी सी चीज़ में जो बंद करने वाली ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात है। अब ये इतनी बड़ा डीएनए एक छोटी सी जगह में कैसे फिट होगा, तो जाहिर बात है इसको हमने क्वाइल करना पड़ेगा। लेकिन हाथी को आपने माचिस की डब्बी में बंद करना है तो क्वाइलिंग कितनी हो सकती है। आपने हाथी को फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड, तो एक हद से ज़्यादा तो फोल्डिंग हो ही नहीं सकती। इंसान के बस की बात ही नहीं है कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोल्ड करे। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा फोल्डिंग, आप खुद अंदाज़ा करें ना कि एक हाथी को आपने माचिस की डब्बी में बंद करना, अगर हम उसको फोल्ड करना शुरू कर दें तो कितनी टाइटली फोल्ड करना पड़ेगा कि वो बड़ी, इतनी बड़ी चीज़ एक छोटी सी माचिस की डब्बी के अंदर फिट हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इसको फोल्डिंग, क्वाइलिंग नहीं बल्कि क्वाइलिंग की क्वाइलिंग, क्वाइलिंग की क्वाइलिंग, क्वाइलिंग की क्वाइलिंग करते 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 जब बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म की टाइटली सुपर क्वाइल्स बने, फिर जाके ये जो डीएनए है वो एक छोटी सी, आप कह सकते हैं न्यूक्लियस के पोर्शन में फिट हुआ। अब सवाल ये है कि क्वाइलिंग ऑफ डीएनए हुई कैसे है। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम न्यूक्लियस को देखें और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डीएनए को देखें, तो सबसे पहले हमें डीएनए एक तस्बीह के दानों की तरह नज़र आता है। यानी बीडी लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है कि जिसमें छोटे छोटे दाने हों, वो बीडी लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं, बीडी लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जब हम डीएनए को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ये बीडिड नज़र आता है। अब ये बीडिड है क्यों, जैसे यहाँ अगर आप देखें ये डीएनए है, लेकिन हमें ये डीएनए से डबल स्टैंडर्ड नज़र नहीं आता क्रोमोसोम के अंदर, बल्कि ये बीडिड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। क्योंकि ये जो हिस्सा है जो बीड बनता है, ये दो चीज़ों का मजमुआ है, एक डीएनए, एक प्रोटीन। ये दो चीज़ों से मिलके ये एक छोटा सा दाना बनता है। वो भी प्रोटीन क्या है और डीएनए का कितना पोर्शन इन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा होता है। तो यहाँ एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, न्यूक्लियोसोम्स। डीएनए के अंदर जैसे एक ह्यूमन टिपिकल क्रोमोसोम की बात की हमने, तकरीबन 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन उन 14 करोड़ में से सिर्फ 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए डुप्लेक्स के क्वाइल्ड अराउंड ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन के एक 8 हिस्टोन प्रोटीन का एक छोटा सा कोर बनता है, उसके इर्द गिर्द 200 न्यूक्लियोटाइड लिपटे हुए होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये जो सपोज हम कहते हैं कि ये 8 प्रोटीन्स हैं, 4 इधर होती हैं, 4 बैक साइड पे होती हैं, लेकिन हम बैक साइड की बजाय यहाँ इसको इकट्ठी ड्रा कर देते हैं। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है। तो इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए का जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिपटा हुआ है, इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड हैं।
तो एक ये जो बीड बनता है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन और 200 न्यूक्लियोटाइड का मजमुआ है। इस बीड को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से डेफिनेशन है वीआईपी। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या है कि 200 न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए डुप्लेक्स के हैं वो 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो डीएनए है ये इन हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटता क्यों है, यानी दोनों में कोई ख़ास किस्म की अट्रैक्शन हुई है ना जिसकी वजह से ये जो डीएनए उसके इर्द गिर्द आके लिपट गया है। तो अब उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि ये हिस्टोन प्रोटीन के अंदर क्या खासियत है कि ये इन 200 न्यूक्लियोटाइड को अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है, उसको अट्रैक्ट करता है। बेसिकली जब हम मैकेनिज्म ऑफ कॉइलिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, प्रोटीन और डीएनए। आरएनए जो है वो डीएनए से बन रहा होता है, उसको इस वजह से उसको रियल कंपोजिशन में हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन चूंकि वो अटैच होते हैं इस वजह से वो कंपोजिशन में आ जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के मजमुए को हम कहते हैं क्रोमेटिन। फिर क्रोमेटिन ने पैक होकर क्रोमोसोम बनाना है। ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है। अब प्रोटीन के अंदर वो क्या ख़ास चीज़ है जो डीएनए को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ज़्यादातर प्रोटीन होती हैं नेगेटिवली चार्ज। ये ऐसी प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इसके रीजंस क्या है, क्योंकि इन प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड अबंडेंटली पाए जाते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, दूसरी प्रोटीन की खासियत बेसिक है और डीएनए नाम से जाहिर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था, जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये फॉस्फेट इज आप कह सकते हैं लाजमी जुज़ है, लाजमी कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। इसके बगैर न्यूक्लियोटाइड बन ही नहीं सकते। तो फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से डीएनए को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। अब प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो आसानी से इन दोनों के दरमियान में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। और इस प्रोटीन की पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये क्या करती है, एक्ट एज ए मैग्नेट। ये मैग्नेट का काम कर लेती है जो डीएनए को अपनी तरफ खींचती है और डीएनए उस प्रोटीन के इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं ये कॉइलिंग हो गई, यानी ये कॉइलिंग हो गई। उसके बाद लेकिन ये कॉइलिंग की वजह से इतना बड़ा डीएनए कभी भी न्यूक्लियस के एक छोटे से पोर्शन में पैक नहीं हो सकता। तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको मजीद कॉइल किया जाता है। जैसे यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 रोज बनाई है, तो आप कह सकते हैं ये काफ़ी सारे जो बीड हैं, ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बना है यानी न्यूक्लियोसोम वगैरह, ये मजीद कॉइल होते हैं, ठीक है। और जो एक छोटा सा पोर्शन बना है, यानी आप कह सकते हैं ये हमने फ्रेगमेंट लिया और इसको हमने यहाँ से निकाला। तो अगर एक छोटे से हिस्से में इतनी सारी कॉइलिंग हुई है तो ये सारी कॉइल मिलके मज़ीद कॉइलिंग करेंगे और फिर ये कॉइल मिलके आप कह सकते हैं ये वाला पोर्शन बनाएंगे। तो और फिर ये कॉइल्स मिलके इस तरह मज़ीद कॉइलिंग करेंगे और ये मज़ीद कॉइलिंग फिर क्रोमोसोम बनाई। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं, ये जो आप कह सकते हैं कॉइलिंग हुई है, यहाँ तो हमने कॉइलिंग कहा। और उसके बाद फिर कॉइलिंग की मज़ीद जब कॉइलिंग होना शुरू हुई तो उसको हमने क्या कहा, सुपर कॉइलिंग। और सुपर कॉइलिंग की फिर मज़ीद कॉइलिंग हुई और आप कह सकते हैं इनको हम कहते हैं टाइटली सुपर कॉइल। और फिर टाइटली सुपर कॉइल मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। यानी इन शॉर्ट एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को फिट करने के लिए, इतने बड़े डीएनए को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर कॉइलिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये एडवांस लेवल की सुपर कॉइलिंग कैसे होती है, ये अभी आप कह सकते हैं अबव द नॉलेज, अभी हमारे नॉलेज में नहीं है। हमारी जो आप कह सकते हैं अभी तक रिसर्च है वो ज़्यादातर यहाँ तक है कि जो न्यूक्लियोसोम है वो किस तरह पैक होते हैं। और उसके बाद मज़ीद जो कॉइलिंग हो रही है ये अभी रिसर्च की ज़रूरत है कि इसके बारे में सही तरह अंदाज़ा लगाना। तो जिस वक्त हमने क्रोमोसोम से पहले वाला जो लेवल है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन, कि जिसमें डीएनए कॉइल होके
जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। और फिर क्रोमेटिन जब डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो वो क्या बनाते हैं, कॉइलिंग बनाते हैं, यानी आप क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन है, क्या हमारा डीएनए हर वक्त इसी तरह क्वाइल्ड शक्ल में ही रहेगा? तो यहाँ हम अभी डिस्कस करेंगे जो क्रोमेटिन है इसके दो टाइप्स हैं, यानी डीएनए कितना फोल्ड होता है क्रोमेटिन के अंदर। तो फोल्डिंग के लिहाज से हमने क्रोमेटिन की दो टाइप्स बनाई हैं, तो उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो हमने डिस्कस करना है वो क्रोमेटिन से रिलेटेड कुछ पोर्शन को हमने डिस्कस करना है कि क्रोमेटिन क्या है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया अपने पिछले पोर्शन के अंदर कि जो डीएनए है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए ये इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा है। जैसे हमने कहा था कि एक ह्यूमन डीएनए में जो अगर उसको सीधा कर दें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर तो उसका तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग उसका। अब इतने बड़े डीएनए को पैक करने के लिए फिर इसकी कॉइलिंग करना पड़ती है, और इस कॉइलिंग में हेल्प करती हैं प्रोटीन्स, जिनको हमने क्या कहा है, हिस्टोन प्रोटीन। जब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। उसको हमने क्या कहा, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जब पैक हो जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो वो क्या बना देगा, क्रोमोसोम। लेकिन इन क्रोमोसोम्स ये जब अगली जनरेशन में जाएंगे तो जब ये क्रोमोसोम अपने आप कह सकते हैं जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए इसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन में। यानी क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त बनते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में एक न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो किसकी शक्ल में होता है, क्रोमेटिन की शक्ल में होते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ आपने याद रखनी, डीएनए का वो पोर्शन जिससे प्रोटीन्स बनाई जाती हैं वो जीन कहलाता है। इन शॉर्ट अपने जहन में रखना है कि सारा डीएनए उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन सारे डीएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ कि ये डीएनए है, इसका सिर्फ वो पोर्शन जीन कहलाता है जिससे क्या बन रही होती है, प्रोटीन्स बन रही होती है। और जीन से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने जहन में रखनी है कि क्रोमेटिन पैक होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में जाते हैं, जब सेल नए बन जाते हैं तो दोबारा क्रोमेटिन। और जीन एक्सप्रेशन जो क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का मजमुआ है, और क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए है इसके जीन्स उस वक्त एक्सप्रेस होंगे जब वो क्रोमेटिन की शक्ल में होगा। क्रोमोसोम की शक्ल में कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होता। अच्छा, जिस वक्त क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम अनपैक होते हैं, यानी क्रोमोसोम की अनपैकिंग से क्या प्रोड्यूस होता है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन आगे दो तरह का है, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ये क्रोमोसोम है, और जब ये ओपन अप होता है, ऐसे ओपन अप होता है तो ये क्रोमेटिन है। लेकिन जब ये ओपन हो रहा होता है तो इसका कुछ पोर्शन नॉन डिवाइडिंग स्टेज में भी कंडेंस रहता है। तो इसका मतलब है जब ये क्रोमेटिन की शक्ल में कन्वर्ट होगा, क्रोमेटिन की शक्ल में कन्वर्ट होगा तो इसके दो पोर्शन बनेंगे। एक वो जो ओपन या लूजली पैक है, एक वो जो हाईली कंडेंस है, हाईली कंडेंस है। तो जो ओपन कॉन्फ़िगरेशन में होगा उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन, और जो हाईली कंडेंस रहेगा जब क्रोमेटिन बन जाएगा क्रोमोसोम से उसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो इस वजह से सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज जो हमेशा बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाएगा, और लूजली कंडेंस या ओपन कॉन्फ़िगरेशन के जो ओपन अप हुआ है
या लूजली कंडेंस है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। इट रिमेन परमानेंटली कंडेंस ड्यूरिंग इवन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, चाहे डिवाइडिंग स्टेज हो या नॉन डिवाइडिंग स्टेज हो, इसने कंडेंस ही रहना है। और ये जो हमारे पास है ये सिर्फ डिवाइडिंग स्टेज में कंडेंस होगा, यानी जब ये क्रोमोसोम बनेगा तो ये वाला पोर्शन उस वक्त कंडेंस होगा, वरना ये क्या ओपन कन्फिगुरेशन में रहता है। इस पोर्शन को कंडेंस क्यों किया जाता है क्रोमोसोम बनते वक्त? क्योंकि क्रोमोसोम बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि पैकिंग यानी क्रोमेटिन की पैकिंग क्रोमोसोम में डिवाइडिंग स्टेज के वक्त की ही इसलिए जाती है ताकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इसकी आसानी से मूवमेंट हो सके। क्योंकि पैकिंग सामान की उसी वक्त की जाती है जब हमने सफ़र करना हो, तो सफ़र में जितना कम सामान होगा उतनी ही ज़्यादा सफ़र के अंदर या ट्रैवलिंग के अंदर आसानी होगी। तो क्रोमेटिन मटेरियल को पैक क्रोमोसोम में डिवाइडिंग स्टेज में किया ही इसलिए जाता है ताकि इनको ट्रांसपोर्ट करना क्या हो, आसान हो। तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर है ये वाला क्रोमोसोम की शक्ल में ही कंडेंस होगा। जब ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होगा तो ये वाला पोर्शन यानी यूक्रोमेटिन ओपन कन्फिगुरेशन के अंदर पाया जाएगा। तो ये बात लिखी गई कि ये वाला पोर्शन सिर्फ उस वक्त कंडेंस होगा जब सेल डिवीजन होगी। इस कंडेंसेशन का फ़ायदा क्या होगा कि क्रोमोसोम बन जाएंगे और क्रोमोसोम की वजह से जेनेटिक मटेरियल को मूव करना वो आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब एक पोर्शन जो ओपन ही नहीं हुआ, जैसे एक सामान जिसको खोला ही नहीं गया उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ हमारे पास जो हेट्रोक्रोमेटिन है चूँकि ये ओपन ही नहीं हुआ, इस वजह से इसका डीएनए इज़ नेवर एक्सप्रेस। अभी ये चूँकि ओपन हुआ है इस वजह से इसके जीन्स एक्सप्रेस हो, और इसी वजह से शायद इसका नाम दिया गया। हेट्रो का मतलब है जो डिफरेंट हो, यू का मतलब है वेल, यानी ऐसा क्रोमेटिन जो अच्छा हो। अब अच्छा उसी को कहा जाता है जो काम करने वाला हो। तो यहाँ चूँकि इसने एक्सप्रेस होके प्रोटीन्स वगैरह या जो सारे वो काम करने जो सेल को कंट्रोल करेंगे, इस वजह से इसको यूक्रोमेटिन कहा गया। इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, वो जो डीएनए मौजूद इसके अंदर है, वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इट्स डीएनए इज अब यहाँ डीएनए का वर्ड इस्तेमाल किया गया, यहाँ जीन्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब ये भी आप लोगों ने सोचना है, मैंने कहा था ना डीएनए का वो पोर्शन जिससे प्रोटीन्स बनती हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो जीन कहलाता है। अब चूँकि इसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया, इस वजह से इसको हम डीएनए का ही कहेंगे। और इस पोर्शन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और प्रोटीन्स बनी है, इस वजह से यहाँ जीन्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो ये 3 डिफरेंस हैं जो आप लोग इस दरमियान में लिख सकते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन्स ये हाईली कंडेंस पोर्शन है, ये इवन नॉन डिवाइडिंग स्टेज में भी कंडेंस रहता है और इसका डीएनए कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। जो यूक्रोमेटिन है ये ऐसा पोर्शन है जो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में ओपन कन्फिगुरेशन के अंदर रहेगा और ये सिर्फ डिवाइडिंग स्टेज में ही कंडेंस होगा। डिवाइडिंग स्टेज में इसको क्यों कंडेंस किया जाता है? ताकि इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जा सके, और क्रोमोसोम पैक होने की वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन आसान होती है। और इसके जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जीन एक्सप्रेशन से क्या मुराद है कि जीन्स का प्रोटीन में कन्वर्ट होना, ये जीन एक्सप्रेशन कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। तो बहरहाल इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि डीएनए को पैक करने के लिए क्रोमेटिन बनाया जाता है और नॉन डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये डीएनए क्रोमेटिन में कैसे पैक होता है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जैसे ये आखिर में एक लाइन लिखी गई है कि पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, कि क्रोमेटिन प्रॉपर अंदाज में कैसे पैक हो, इतना टाइटली कैसे पैक होता है, इसके बारे में सही तरह समझा नहीं गया। सिर्फ हमने इतना समझा है कि न्यूक्लियोसोम्स में डीएनए कैसे पैक होता है। इससे बियॉन्ड जो नॉलेज है वो नॉलेज ऑफ इंटेंसिव रिसर्च है कि इस पर रिसर्च बहुत होना बाकी है कि ये किस तरह इतनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग होती है कि एक बहुत बड़ा डीएनए एक न्यूक्लियस के छोटे से पोर्शन में पैक हो जाता है। अच्छा, बाद दफ़ा स्टूडेंट के जहन में आते कि हेट्रोक्रोमेटिन का क्या फ़ायदा है। हेट्रोक्रोमेटिन, जब हम क्रोमोसोम को ड्रा करते हैं, क्रोमोसोम को ड्रा, एक फंक्शन तो मैं बता दें, तो बाज़ जगह बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो रही होती, तो आमतौर पर जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये सेंट्रोमेयर वगैरह बनाता है, सेंट्रोमेयर वगैरह। और आपको पता है कि सेंट्रोमेयर वो जगह है जहाँ स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं।
और स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट की वजह से सेल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम अलहदा हो जाते हैं। तो अगर सेंट्रोमियर नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं होंगे, तो सेल डिवीजन भी नहीं होगी। दूसरा, सेल ने जिन जीन्स को एक्सप्रेस ना करना हो वो हेट्रोक्रोमेटिन में छुपा देते हैं। इस वजह से इसमें साइलेंस जीन भी होते हैं, साइलेंस जीन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बात डेवलपमेंट वाले चैप्टर में की थी कि हर सेल के पास हर किस्म के जीन्स होते हैं, लेकिन एक सेल ने एक मखसूस किस्म के जीन्स को एक्टिव रखना होता है, बाकी सारे जीन्स को इनएक्टिव रखना होता है। तो वो बाकी सारे जीन्स को साइलेंट जीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हेट्रोक्रोमेटिन में। जैसे लिवर का सेल है, उसमें जो बीटा सेल्स है उसने इंसुलिन बनानी है, बाकी इसका और दूसरा फंक्शन नहीं है, तो बाकी सारे जीन्स को वो इनएक्टिव करके हेट्रोक्रोमेटिन में छुपा देगा। या फिर जब इंसान की एवोल्यूशन हुई तो एवोल्यूशन के वक्त जो इंसेस्टर से कुछ जीन ऐसे थे जो ह्यूमन करैक्टर से बिलोंग नहीं करते थे, तो उन जीन्स को भी हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर छुपा दिया गया। तो बहरहाल ऐसे जीन जिसको सेल ने अपने आप एक्सप्रेस ना करना हो उसको किस में छुपा दिया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर छुपा दिया जाता है। और सेंट्रोमियर वगैरह बनाने के लिए भी हेट्रोक्रोमेटिन का इस्तेमाल होता है। बहरहाल यूक्रोमेटिन का तो फंक्शन यही है कि इसके जो डीएनए का पोर्शन है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन सेल के मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। तो ये क्रोमेटिन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो 3 डिफरेंस आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।